हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। ठीक है दोस्तों, ये पहला चैप्टर है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों क्या क्या पढ़ना है? इतिहास का अर्थ, इतिहास का महत्व एवं जानने के स्रोत, पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्यिक विवरण, विदेशी यात्राओं का विवरण, तिथि निर्धारित पद्धतियाँ। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इतिहास का शिक्षण शुरू करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इतिहास क्या है। ठीक है, समाज की रचना में इतिहास का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास शब्द का अर्थ ऐसा हुआ से माना जाता है। ठीक है, इसका जो अर्थ है ऐसा हुआ से माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए हिस्टोरी, ठीक है, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ, अर्थात सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें इतिहास का जन्म आदिकाल से ही माना जाता है। ठीक है, जब आदिकाल के लोग थे उसी समय से इतिहास का जन्म माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस ने किया था। इन्हीं को दोस्तों इतिहास का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। इतिहास के प्रमुख विद्वानों जो अपनी परिभाषा दी हैं उनको देख लेते हैं। पहला है प्रोफेसर घाटे के अनुसार, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो इतिहास है हमारे जो भूतकाल का है वह अध्ययन है। ठीक है, जिसका लेखा जोखा इसमें है। हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, जो इससे पहले घटित हो चुकी हैं उस जो घटनाएं हैं उसका अध्ययन ही इतिहास है। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं कि रेफसन के अनुसार इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। ठीक है, इनके अनुसार, रेफसन के अनुसार। अब जोन्स महोदय ने क्या बोला है देख लेते हैं। इतिहास जीवन के अनुभवों की एक खान है। इतिहास क्या है? जीवन के अनुभवों की एक खान है जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करता है। ये इनका कहना है जोन्स महोदय के अनुसार। अब देख लेते हैं उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर इतिहास का अर्थ अथवा इतिहास क्या यह स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, प्रशिक्षु यह भी जाने कि इतिहास सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग है और समाज की रचना में इतिहास का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इतिहास का महत्व क्यों है यह जानने के लिए प्रशिक्षु निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका महत्व है जीवन की सहायता, ठीक है, जीवन में सहायता, ज्ञान वृद्धि का साधन है। इतिहास जो हम लोग का ज्ञान वृद्धि का साधन है और मानसिक परिपक्वता है। ठीक है, व्यापक दृष्टिकोण का विकास है। व्यवहारिक जीवन में उपयोग, जो आप व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं एक तरह से मान लीजिए इतिहास से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। देश प्रेम की भावना जागृत होता है। वर्तमान को समझने में सहायता प्रदान मिलती है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इतिहास का महत्व। इतिहास के महत्व को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। पहला देख लेते हैं ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने के लिए छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं जो हम लोग के पूर्वज बनाए हैं उनको जानने के लिए स्मरण शक्ति का विकास होता है। इतिहास के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों तथा सभ्यताओं के अध्ययन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों, परंपराओं तथा संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है इतिहास के माध्यम से। इतिहास सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है। ठीक है, जो इतिहास है आपके सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है, जिससे हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। ये इतिहास के द्वारा हमें नॉलेज प्राप्त होता है। विभिन्न जातियों और समुदायों के पारस्परिक सहयोग से ही देश की उन्नति हुई है। इतिहास भावात्मक और राष्ट्रीय एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान की प्रमुख समस्याएं, जीविका निर्वाह में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जो आपका जीविका निर्माण उसमें इतिहास का
एक अच्छा योगदान है। इतिहास से हमें इस समस्या का समाधान भी मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इतिहास जानने के स्रोत। तो प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं है। इसी से एल्फिंस्टन ने लिखा है, भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण के पूर्व की किसी घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, इसके 7 वर्ष बाद कावेल ने लिखा, किसके बाद, जो लिखे थे एल्फिंस्टन के अनुसार। ठीक है, हिंदू काल में हम उस समय तक के इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक तथा निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते जब तक भारत अन्य राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आया। इनके कहने का मत है काबिल के अनुसार। ठीक है, प्राचीन काल में हिंदुओं की ऐतिहासिक घटनाक्रम के संबंध में उदासीनता के प्रति फिलिप महोदय ने लिखा है। ठीक है, यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या प्राचीन काल में हिंदुओं की प्रवृत्ति इतिहास की ओर थी? क्या उनमें यह गुण था कि वे सच्चे इतिहास को तर्कपूर्ण तथा विस्तृत रूप से लिख सकें? वे संक्षिप्त, सारगर्भित परंतु सीमित ऐतिहासिक रचनाएं कर सकते थे, परंतु कोई प्रमाणिक, यथार्थ तथा विश्वस्त ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि उनमें इतिहास लिखने की मानसिक शक्तियाँ थीं। 11वीं शताब्दी में अल-बुनी नामक प्रसिद्ध मुसलमान जो विद्वान था वह भारतवर्ष आया था। उसने इस संबंध में लिखा है कि हिंदू लोग इतिहास को विशेष ध्यान नहीं देते थे। जो हिंदू लोग थे वो इतिहास को विशेष ध्यान नहीं देते थे। वे काल क्रमानुसार वंश परिचय देने में असावधानी रखते हैं। ठीक है, किसका नाम था ये? मुस्लिम विद्वान अल-बुनी। ठीक है, जब सूचना देने के लिए विवश किया जाता है तो वे लोग की कर्तव्य विमूढ़ होकर कठिनाई कहना आरंभ करते थे या करते हैं। ठीक है, इस कठिनाइयों के होते हुए भी विद्वानों ने बड़े परिश्रम के साथ अन्वेषण मीन्स होता है दोस्तों खोज, अन्वेषण कर प्राचीन भारत के इतिहास को खोज निकाला। विद्वानों ने जिस साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वे निम्न हैं। पहला दोस्तों क्या है? अनैतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है पुरातात्विक संबंध सामग्री और चौथा आपका है विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पहला देख लेते हैं अनैतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, इसमें क्या दिया कि ग्रंथों के अंतर्गत भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य। ठीक है, इन्हें भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आरण्यक वनों में रहने वाले मुनियों द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, जो आरण्यक है जो वनों में मुनियों रहते थे उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। वेदों की दार्शनिक बातों से संबंधित इनमें यज्ञ व स्तुति की अपेक्षा ज्ञान, चिंतन एवं तप को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, आप देख लेते हैं वर्गीकृत किसी विषय वस्तु को जानने का बेहतर तरीका है, अतः प्रशिक्षु इतिहास में निम्नवत वर्गीकरण क्रिया विधि द्वारा शिक्षण में रोचकता ला सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से पॉइंट हुए। पहला वैदिक साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। इन तीनों साहित्य की वजह से हम लोग को इतिहास की जानकारी मिलती है। वेद आपके 4 हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब दूसरा है वेद में 4 आ गए। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक, चौथा है उपनिषद, पांचवा वेदांत, छठवां है पुराण, सातवां स्मृतियाँ। इनके सहारे जो वैदिक साहित्य थे उनके सहारे इतिहास की जानकारी मिलती है। और बौद्ध साहित्य में देख लेते हैं जातक,
पिटक, मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, ललित विस्तर, बुद्धचरित, सौंदरानंद, दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प, लंकावतार। ठीक है, ये सब जो ग्रंथ हैं इनके सारे इतिहास जानने का स्रोत मिला था। अब जैन धर्म में देख लेते हैं। परिशिष्ट पर्व, भद्रभाऊ चरित्र, आचारांग सूत्र, कालिका पुराण, भगवती सूत्र, कथा कोश, त्रिलोक प्रगटिक। और 8वां क्या आपका है, लोक विभाग। 9वां है पुण्यश्रव कथा कोश। 10वां है आराधना कथा कोश। आपका 11वां है आवश्यक सूत्र। 12वां है अष्टवीरावली। आप देखते हैं नेक्स्ट, ब्राह्मण एवं उपनिषद। ब्राह्मण एवं उपनिषद ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले, ठीक है, इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। जिन ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हैं वे कौन कौन से देख लेते हैं। इतरे, शतपथ, तैतरी तथा पंचविश है। ठीक है, अब उपनिषद ग्रंथ देख लेते हैं। परीक्षित हैं, उसके पुत्र जन्मेजय, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी तथा राजा जनक की ओर संकेत हैं। ठीक है, उपनिषद कहते हैं दोस्तों 108 है। यह वैदिक चिंतन की जन्म प्रेरित है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सूत्र साहित्य। ठीक है, उपनिषद के उपरांत सूत्र साहित्य का प्रारंभ होता है। सूत्र साहित्य 3 भागों में विभक्त है। पहला कल्प सूत्र, जिसमें कल्प सूत्र में वैदिक यज्ञों का वर्णन किया गया है। दूसरा है गृह सूत्र। गृह सूत्र में गृहस्थ से संबंधित रखने वाले संस्कारों तथा कर्मकांडों का वर्णन है। और आपका लास्ट है जो धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनीतिक तथा वैधानिक व्यवस्था दी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट, धर्मशास्त्र तथा भाष्य एवं टीकाएं। भारतीय धर्मशास्त्र से संबंधित ग्रंथ तथा उस पर लिखे गए भाष्य एवं टीकाएं में कानून तथा सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से संबंध रखने वाले प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। अब देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में भगवान बुद्ध ने वचनों तथा सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है, जो बौद्ध साहित्य उसमें भगवान बौद्ध के जो त्रिपिटक में भगवान बौद्ध के वचन एवं सिद्धांत संग्रह है, मतलब उसमें थे। मिलिंद प्रश्न में यूनानी राजा मिलिंद तथा बौद्ध संत नागसेन का वार्तालाप भी है। बौद्ध ग्रंथ पिटक जातक निकाय में प्राचीनतम ग्रंथ जातक कथाएं हैं। ये सब बौद्ध धर्म के बारे में था। आप दोस्तों देखते हैं जैन धर्म। जैन साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना आचार्य हेमचंद्र ने की थी। ठीक है, जो प्रमुख ग्रंथ था वो कौन सा था, वह परिशिष्ट पर्वन था, आचार्य हेमचंद्र ने किया था। इस ग्रंथ में जैन धर्म की सभी बिखरी हुई ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित कर दी गई। ठीक है, इसी ग्रंथ में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ भद्रभाऊ चरित्र है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त कथा कोश, भगवती सूत्र, लोक विभाग, कालिका पुराण, प्रबंध, चतुर्विंशति आदि ग्रंथ हैं जिनसे ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें दोस्तों पहला आपका आएगा महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य में कौन कौन से आएंगे, रामायण तथा महाभारत 2 महाकाव्य हैं जो तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक दशा पर काफ़ी प्रकाश डालते हैं। ठीक है, रामायण में हमें हिंदुओं एवं यवनों और शकों के संघर्ष का पता चलता है। रामायण से हमें हिंदू, यवन और शकों के संघर्ष का पता चलता है तथा महाभारत से हमें ब्राह्मण धर्म की स्थिति ज्ञान होती है। ठीक है, इसके साथ ही सिथियन, यूनानी एवं बैक्ट्रियन जातियों का भी पता चलता है। आप देखते हैं दोस्तों पुराण में
भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है, परंतु इनमें से केवल 5 पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। शेष में अधिकतर देवी देवताओं की कथाएं हैं जो कालक्रम के दृष्टिकोण से नितांत भ्रम सूचक हैं। अर्थशास्त्र देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये भारत के कालक्रम के उद्वेलित सागर में लंगर का काम करते हैं। इनमें प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं या हैं। हर्षचरित, ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना लगभग 620 ईस्वी में किया था। इसमें तत्कालीन इतिहास एवं प्राचीन कथाओं का संग्रह है। ठीक है, उसमें तत्कालीन इतिहास और प्राचीन जो कथाएं उनका संग्रह है। इसमें बाण ने केवल अपनी आश्रयदाता कन्नौज के राजा हर्ष का चरित्र चित्रण किया है, वरन 7वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा पर भी प्रकाश डाला है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसमें क्या दिया है कि विक्रमादेव चरित्र। ठीक है, बिल्हड़ की विक्रमादेव चरित्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 12वीं शताब्दी के कवि थे। इन्होंने विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा में यह ग्रंथ लिखा था। विक्रमांक ने 1076 ईस्वी एवं 1126 ईस्वी के मध्य दक्षिण एवं पश्चिम के एक बड़े राज्य पर शासन किया था। राजतरंगिणी जो कालियर की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है और ग्रंथ है, जिसे पूर्ण रूप से ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इसकी रचना 1148 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसमें कल्लर ने कश्मीर के राजवंश का वर्णन किया है। तमिल ग्रंथों में दक्षिण के सम्राटों की प्रशंसा की गई है। इनके संबंध में स्मिथ महोदय ने लिखा है कि अत्यंत विशाल साहित्य और विशेषकर दक्षिण भारत के साहित्य के अन्वेषण मतलब खोज का कार्य इतना महान है कि यह कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस कथन से मालूम चलता है। दीपवंश एवं महावंश, इसमें दोस्तों देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश है। इन दोनों में सिंह द्वीप के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास है। इसके साथ ही मौर्य सम्राट अशोक तथा उसके वंश के संबंध में इन ग्रंथों से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आप देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसमें दोस्तों विदेशी विवरण, इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। पहला यूनानी लेखक जो उनके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। यूनानी लेखकों में सर्वप्रथम हेरोडोटस तथा टेसियस, ठीक है, आए थे भारत में। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत तथा भारत राज्य से संबंध में लिखा है। टेसियन एक डॉक्टर था तथा उसे यात्रियों द्वारा प्राप्त आश्चर्यजनक कहानियों के संग्रह करने का बड़ा चाव था, मतलब शौक था। इसी क्रम में यूनानी लेखक मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारतीय संस्थाओं, भूगोल तथा उत्पत्ति के संबंध में लिखा है। दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट, चीनी लेखक। चीन के भारत के साथ प्राचीन काल में व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहा है। ठीक है, चीनी यात्री फायान 399 ईस्वी में भारत आया और उसने लगभग 15 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात अपने देश लौटकर अपनी यात्रा का विवरण किया। इसी प्रकार चीनी यात्री हेंसवांग का भी बहुत ऊंचा स्थान है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसने अपनी यात्राओं का वर्णन पाश्चात्य संचार के लेख में किया। यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने न केवल तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन है, वरन प्राचीन कथाओं का भी वर्णन है। किसके?
फेंगशांग के ग्रंथ में। इसी प्रकार चीनी यात्री इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने नालंदा तथा विक्रमशिला में निवास कर वहाँ के बारे में लिखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट तिब्बत के लेखक के बारे में। तिब्बत के लामा तारानाथ के ग्रंथ मौर्य काल के उपरांत के इतिहास को जानने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, इसके बिना शक, पार्थियन एवं कुषाण लोगों के भ्रमण का पता चलता है तथा बौद्ध धर्म के इतिहास की पूर्ति इनके बिना नहीं की जा सकती। आप देखते हैं नेक्स्ट मुसलमान लेखक, इनका क्या कहना है। इन लेखकों में अल-बिरूनी का महत्व स्थान है। यह महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत आया था। कौन आया था? अल-बिरूनी, जब मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। उसने तहकीकाते हिंद में भारतवर्ष और यहाँ के लोगों की स्थिति का वर्णन किया है। यह पुस्तक 1033 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें हिंदुओं की रीति रिवाज, विवाह तथा साहित्य का वर्णन था। ठीक है, इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी तहकीकाते हिंद, इसमें दोस्तों हिंदुओं के रीति रिवाज और विवाह का वर्णन किया था। इसके अतिरिक्त अन्य मुसलमान लेखक भी हैं, सुलेमान अल-मसूदी और हसन निजाम, फरिश्ता निजामुद्दीन आदि हैं। इनकी रचनाएं भी भारतीय समाज पर प्रकाश डालती हैं। मार्को पोलो, इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 1294 से लेकर 95 ईस्वी तक लगभग दक्षिण भारत में आया था। उसने अपने विवरण भारत की न केवल राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा पर प्रकाश डालते हैं, वरन तिथियों की क्रमबद्ध में भी सहायता पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभिलेख। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के लिए अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय साधन है। अभिलेखों को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। जो प्राचीन इतिहास जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसको दो भागों में विभक्त किया गया है, यथा देशी एवं विदेशी अभिलेख। देशी अभिलेख को हम पुनः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, अशोक के अभिलेख एवं अशोक के बाद का अभिलेख। ठीक है, तो अशोक अभिलेख पढ़ लेते हैं। अशोक के संपूर्ण राज्य में शिलाओं तथा स्तंभों पर लेख लिखवाए थे। ये लेख राजा याज्ञों तथा घोषणाओं के रूप में माने जाते हैं। यह लेख अशोक के जीवन एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, तत्कालीन इतिहास जानने में सहायता है। यह खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है और ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। अशोक के बाद के अभिलेख को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, सरकारी तथा गैर सरकारी। सरकारी लेख प्रधानतः प्रशस्तियों अथवा भूमिदानों के रूप में पाए जाते हैं। प्रशस्तियाँ राज कवियों द्वारा सम्राटों की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रशस्तियाँ ये राज कवियों की सम्राटों के द्वारा प्रशंसा करते हैं। गैर सरकारी लेखों की संख्या सरकारी लेखों से कहीं अधिक है। ठीक है, जो गैर सरकारी लेख हैं यह सरकारी से कहीं ज़्यादा अधिक है। इसमें सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दशा का प्रकाश पड़ता है। ठीक, विदेशी लेख के बारे में देख लेते हैं। विदेशी लेख एशिया माइनर में बोगजकोई के लेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। ठीक है, वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इस लेख से भारत में प्रवेश करने के पूर्व आर्यों का पर्यटन का पता चलता है, जिससे इराक के पर्सिपोलिस तथा नगसेरू स्तंभ के लेखों से प्राचीन काल में ईरान एवं भारत के संबंध का पता चलता है, इन दोनों लेखों में। ठीक है, मुद्रा के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में मुद्राओं का सबसे बड़ा सहायता मिलती है। ठीक है, इन मुद्राओं का वर्गीकरण हम निम्नलिखित रीति से कर सकते हैं। पहला है प्राचीन मुद्राएं। प्राचीन मुद्राओं में प्राय चिन्ह अथवा चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो प्राचीन मुद्राएं उसमें चिन्ह या चित्र होते थे।
इन मुद्राओं को केवल धार्मिक एवं कलात्मक महत्व हो सकता है, इनमें राजनीतिक तथ्यों का बोध नहीं होता। सेकंड देख लेते हैं यूनानी की मुद्राएं। यूनानियों के आक्रमण के बाद जो मुद्राएं निकली उनमें सम्राटों के नाम ज्ञात होते थे। ठीक है, कला की दृष्टि से इन मुद्राओं का बहुत महत्व था। कला की दृष्टि से जो ऐसी मुद्राएं थी उनका बहुत ही महत्व था। लगभग 30 यूनानी सम्राट में साम्राज्यों का परिचय इन मुद्राओं से मिलता है। इन्होंने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया, इसका ज्ञान भी मुद्राओं देती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों तिथि निर्धारित से इतिहास क्रम। ठीक है, तिथि क्रम के अभाव के कारण भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न होती है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार प्राचीन भारत के लोग तिथि क्रम की अपेक्षा युग परंपराओं को और घटनाओं की अपेक्षा विचारधाराओं को अधिक महत्व देते हैं। ऐतिहासिक व्यक्तियों के स्थान सिद्धांत ले लेते हैं, इसीलिए केवल युग प्रवर्तक पुरुषों के ही संबंध में विशेष रूप से लिखा गया है। और दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं जो पढ़ें उसका सार एक लाइन में। ठीक है, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विभिन्न पक्षों या स्तरों एवं भूतकालिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है। सेकंड में देख लेते हैं प्राग इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले विषय को पुरातत्व कहते हैं। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत अथवा साधन है। अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री एवं विदेशी लेखकों तथा यात्रियों का विवरण। तीसरा देख लेते हैं अनैतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, 3 है वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत महाकाव्य, पुराण, अर्थशास्त्र, हरचरित, राजतरंगी, विक्रमादेव चरित, तमिल ग्रंथ, दीपवंश तथा महावंश। और देख लेते हैं लास्ट में विदेशी विवरण हमें यूनानी, चीनी, तिब्बत, मुसलमान एवं मार्को पोलो से प्राप्त होता है। जो मुद्राएं हैं वह प्राचीन यूनानियों, ठीक है, सिथियन तथा पार्थियन राजा या भारतीय जो मुद्राएं हैं से भी इतिहास जानने का स्रोत मिलता है। तो दोस्तों आपका हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।